लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कोई लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे about the interface of C++ and C++ में प्रोग्रामिंग करने के लिए what is the difference between C and C++ mode. So I just share one PDF in your group. In that particular PDF also, that sort of differences and a major comparison between C and C++ is given. So उसके basis पर भी just discuss that particular point. Now today I will discuss the class mode of C. यानी C++ लास्ट क्लास हम लोग देखे थे before initiating the features and properties and the introductory part of the C particular programming language. We have two flavor in C++. Last class हम लोग discuss किए थे. First one is the C mode and second one is the class mode. So why I discuss this thing? Because before initiating any language, हमको ये ओवरऑल इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये चीज समझना होगा कि इसमें कितने तरह से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं. लेटर ऑन देयर इज स्टैंडर्ड फैसिलिटी एचटीएल लाइब्रेरी भी आल्सो है. तो टेम्पलेट लाइब्रेरी जो C++ में और मॉडरेट किया गया, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बट आई जस्ट डिस्कस दैट सॉर्ट ऑफ सेक्शन आल्सो. ठीक है ना. इसका एक तीसरा सेक्शन भी होगा क्लास मोड के बाद, दैट इज द डिजाइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट. एंड we have a strong template in C++ utilizing any data structure application. किसी भी तरह का डेटा को स्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ लाइब्रेरी है. तो C मोड हम लोग देखें कि as like C programming language, whenever you are going to write program in C++, then only you have to change the header file because to give support to the predefined object you are using for input and output. तो इनपुट आउटपुट के लिए जो प्री डिफाइंड आप यूज कर रहे हैं, आवाज आ रही है? यस सर. तो सी मोड में हम लोग देखे, सी मोड में बेसिकली थ्री सेक्शन हम लोग डिस्कस किए. सी आउट और सी बेसिकली दैट इज द चेंजिंग. बाकी जो लॉजिकल एस्पेक्ट है वो एज इट इज है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन, सी, C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज. तो यहाँ पर जैसे किसी भी लैंग्वेज में आउटपुट स्टेटमेंट हम दो तरह से यूज करते हैं. काम नहीं कर रहा है बार बार लिखना. तो उसी तरह से C++ में आपका जो है सी आउट इज यूज फॉर मैसेज डिस्प्लेइंग एज वेल एज मैसेज विद वैल्यू. तो ये डिफरेंस हम लोग देखें. ऑटोमेटिक फिल्टर
नाउ उसमें जो पीडीएफ सेट किए हैं उसमें एक चैप्टर है आपका फर्स्ट, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक. Nowadays there is UML also, है ना, but we just discuss the object modeling technique. Object modeling technique बेसिकली जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम फ्लो चार्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट, उसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए भी उसको मॉडल करने के लिए वी हैव सर्टेन डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये आपका एडवांस वर्जन है, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, है ना, बिकॉज इट विल रिप्लेस द OMT मॉडल मॉडलिंग. तो ये बेसिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक. पहला जो आपका उसमें चैप्टर एडेड किए हैं उसमें देयर इज 3 सेक्शन, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल. ठीक है, ये 3 तरह का जो है मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल, फंक्शनल मॉडल. तो जो क्लास मोड हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्लास मोड इज बेसिकली पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल. यानी व्हाटएवर क्लास मोड वी डिस्कस अंडर C++, that is the part of object model. When you go through that contents, you will get the difference between all the 3 model. I just give you time to go through that contents. ठीक है ना, आप उसको एक बार पढ़िए, but I just give you the basic differences between all these 3 models. So basic difference is what? In any object-oriented programming, we have to set the model on the basis of object. So whenever you are thinking about any object in the form like a static structure, so object model represents the static structure of the object. Static structure, that means you are seeing bike. So bike is the static structure. If you are not going to take any initiative, or you cannot initiate your objective through that particular object, तो आपका वो बाइक क्या है, वो स्टैटिक स्ट्रक्चर है. दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल. नॉट ओनली बाइक, यू कैन थिंक अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, फैन, टेबल, चेयर, कार, जो आपको स्टैटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स ए ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट्स स्टैटिक स्ट्रक्चर. तो स्टैटिक स्ट्रक्चर जो भी आपका है उस पर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन इवेंट. आपको किसी तरह का इवेंट लगाना पड़ेगा. अब फैन है तो फैन को मूव कराने के लिए आपको क्या इवेंट लगाना पड़ेगा, स्विच ऑन एंड ऑफ. तो स्विच ऑफ और ऑन को इवेंट को आप अप्लाई करेंगे तो फैन मूविंग स्टेट में आएगा. यानी डायनेमिक मॉडल इज व्हाट, डायनेमिक मॉडल इज द व्हाट कैन यू से, डायनेमिक मॉडल क्या करता है, खांसी हो रहा है तो म्यूट करके रखो जी. हाँ, तो डायनेमिक मॉडल बेसिकली स्टेट चेंजिंग. तो स्टैटिक स्ट्रक्चर किस मॉडल में चेंज होगा, जब डायनेमिक होगा तो क्या होगा उसमें चेंज. जैसे बाइक अगर स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, हाँ जो भी है, तो क्या होगा उसके अंदर, कंट्रोल स्ट्रक्चर. यानी you gain control on the object whenever you have a set of event or operation, then you just gain control over that object. यानी आप स्विच ऑन और ऑफ इवेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपको बटन पता चल गया स्विच ऑन ऑफ, तो आप अब उस ऑब्जेक्ट पर कंट्रोल गेन कर लिए, मतलब ऑन करके मूव करा देंगे. तो what is the main component in this particular model? Whenever we are thinking about any object-oriented programming concept, first of all we have to think about the object on which we have to perform certain event. हमको जहां पर इवेंट, अब इवेंट यहाँ कैसे लगेगा, ऑपरेशंस आपको सेट करना पड़ेगा. क्लास मोड में कौन कौन सा की कंपोनेंट है उसको समझने के लिए ये ऑब्जेक्ट मॉडल समझना जरूरी है. नॉट इन C++,
in Python also, in Java also, in any object-oriented programming, first of all, you have to set the model of the object. Then after you can take any initiative to write the program. So object model, whenever from today you just think about object. जब आप C++ या किसी object-oriented programming में काम कर रहे हैं, तो first of all you see the object and you think about that object कि इस object पर हमको workout करना है. अब उस object पर क्या ऑपरेशन करा सकते हैं कि इसका स्टेट चेंज हो जाएगा. तो बाइक में आप स्टार्ट करते हैं, सेल्फ कर देते हैं, स्टार्ट होता है. स्टार्ट होने के बाद आप सोच सकते हैं कि इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर चेंज होगा. इनिशिएटिव ले सकते हैं स्टार्ट होने के बाद. तो जैसे ही कंट्रोल गेन किया तो क्या होगा नेक्स्ट? फंक्शनल मॉडल. फंक्शनल मॉडल इज व्हाट? अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट हो गया तो मीटर रीडिंग इनिशिएट हो जाएगा, यानी यूनिट का जंक्शन इनिशिएट होगा. इसका मतलब क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर. कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर यानी ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट्स स्टैटिक स्ट्रक्चर, यानी ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन ए स्टैटिक मैनर. डायनेमिक मॉडल just represents the control over the object, and whenever you have a control over the object you are in a position to change the state of the particular object. उसको static से dynamic बनाने में आप उस event को, उस operations को perform कर सकते हैं. और जब भी आपका बाइक रन करने लगेगा, यानी गियर चेंज हुआ, आगे बढ़ गया, तो फ्यूल कंबसन इज देयर. तो ईंधन दहन, वहाँ कंबसन स्टार्ट हो जाएगा. हो सकता है कि कुछ किलोमीटर तय करने के बाद आपको पेट्रोल पंप सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना. अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी का अगर दूसरा अगर कोई अल्टरनेटिव है तो रिचार्ज कर लेंगे, ठीक है. तो कमिंग फ्यूचर में वो भी चीज है, आपका इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग पॉइंट भी रहेगा हर जगह, बैटरी चार्जिंग, ताकि आप अपने रिसोर्स को चार्ज अप करते रहें और उसका जो है पेट्रोल डीजल से रेट कम होगा, है ना, चार्जिंग का. तो जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं 10-15 मिनट में चार्ज अप हो जाता है, उसी तरह से वो भी चार्जिंग हो जाएगा फिर आप. तो ऑल अबाउट द वेरियस फंक्शनिंग ऑपरेशंस, बट ये तीनों हमको समझना जरूरी है. और ये फर्स्ट चैप्टर से ये तीनों आपको क्लियर हो जाएगा. यू जस्ट गो थ्रू. वंस इट इज नॉट क्लियर देन आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, बिकॉज इसका पढ़ने का मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये कंटेंट नहीं है. बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिस्कस एनी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन भी आपने पढ़ा, तो वहां पर ऑब्जेक्ट को इसी तीनों मॉडल में डिस्कस करना था. स्टैटिक स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर. बिकॉज यहाँ जब आप सोचेंगे ना तब आपको ये लगेगा कि ऑपरेशन क्यों सोच रहे हैं. नाउ आफ्टर डिस्कशन ऑफ, जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं. कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं या बाइक का. तो कार अगर खड़ी है तो स्टैटिक है, और कंट्रोल क्या हो गया? हाँ, मूविंग कार. और कंप्यूटेशनल क्या हो गया? कार जब मूविंग मोड में है तो वहां पर फ्यूल कंबसन. ईंधन आपका जो है रिचार्ज करने का जरूरत है, फ्यूल का जो है उसमें यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है. ऑल आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रिसिटी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए सर, मेरा कनेक्शन कट गया था इसीलिए नहीं समझ में. समझना यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कोई भी आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपको, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल अंडर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, OMT में. यूनिफाइड लैंग्वेज में वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ डायग्राम, कोलैबोरेटिव डायग्राम, सिंटैक्टिकल डायग्राम, ठीक है ना. तो लिस्ट ऑफ डायग्राम्स हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं. बट यहाँ पर बेसिकली 3 ही मॉडल की बात करते हैं. स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं लगाया गया है, फोर्स नहीं लगाया गया है इवेंट के फॉर्म में. और डायनेमिक मॉडल, दैट इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर, इट रिप्रेजेंट्स द कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी जब भी कोई इवेंट लगेगा तो आपका स्टेट चेंज होगा ऑब्जेक्ट का. तो और तीसरा हुआ, जब स्टेट चेंज होगा तो कंप्यूटेशनल पार्ट आपका वहां पर परफॉर्म होगा, यानी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा, मैनिपुलेटिव जॉब परफॉर्म होगा. तो यहाँ पर भी जब हम लोग क्लास मोड डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो भी सी का प्रोग्राम है, C++ मोड में अगर लिखना है तो सी मोड में ही लिखते हैं, केवल प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट काउट सीन यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ प्रिंटफ और स्कैनफ. और बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट काउट एंड सीन,
तो there is need to include the class name as a header file for which the predefined object cout and scene we have. तो cout scene जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो IO strip का है तो उसको इंक्लूड करते थे। क्लास मोड में हमको ऑब्जेक्ट मॉडल को समझना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मॉडल में सबसे पहला चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट और क्लास। तो और अगर हम ऑब्जेक्ट और क्लास की बात करें तो एवरी ऑब्जेक्ट इज द क्लास एंड एवरी क्लास इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बिकॉज क्लास इज व्हाट, क्लास इज द नेम ऑफ एनी grouping of the similar types of, यानी class is the suggestive name for grouping of similar types of object। तो अगर स्टूडेंट क्लास की बात करते हैं तो स्टूडेंट नाम जो यूज हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, हर तरह के स्टूडेंट के लिए एक नाम सजेस्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्लास हो सकता है, एट द सेम टाइम उसको हम जो है क्लास ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल उसमें हम लोग शेयर किए हैं कि सपोज करिए कि अगर ऑब्जेक्ट कोई अगर आप लेते हैं, सपोज फ्रूट इज द ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द क्लास। अगर फ्रूट आपका ऑब्जेक्ट है तो क्लास क्या हो सकता है, क्लास फ्रूट को कैटेगराइज करने के लिए क्या क्लास हो सकता है, वो तो क्लास नहीं होगा सर। पर्शिएबल गुड्स हो सकता है, पर्शिएबल गुड्स में फ्रूट्स आ सकता है, फूड आ सकता है, cereals। हाँ वो आ सकता है। नहीं, अगर हम ऑब्जेक्ट को फ्रूट रखते हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि यू कैन यूज द सेम नेम एज ए ऑब्जेक्ट एज वेल एज क्लास, लेकिन जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका क्लास नेम दूसरा सजेस्ट करना पड़ेगा। एडिबल ऑब्जेक्ट, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। फ्रूट के लिए यू कैन यूज ट्री ऑल्सो, ठीक है ना, ट्री ले सकते हैं, बहुत सारा नाम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फल का भी पेड़ हो सकता है, ठीक है, फल का भी पेड़ हो सकता है, सब्जी का भी पेड़ हो सकता है। तो यू कैन अदर देन ट्री ऑल्सो यू कैन सजेस्ट एनी नेम अंडर विच द फ्रूट एग्जिस्ट, कॉमन नेम अंडर विच फ्रूट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ट्री एट द सेम टाइम, हाँ पेड़, किसी तरह का पेड़, फ्रूट के लिए पेड़ है, तो पेड़ आपका फ्रूट का भी हो सकता है, वेजिटेबल का भी हो सकता है, तो क्लास नेम ट्री हम ले सकते हैं। लेकिन इफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम क्लास को ले लें फ्रूट, इफ वी टेक फ्रूट एज ए क्लास, देन यू कैन टेक मैंगो, एप्पल, बनाना। व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज ऐसा नहीं आपको मानना है कि क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। The class is also used as an object because class is what? Class is the common name given to the similar types of object. तो क्लास लेने के पीछे मेन रीजन क्या है कि हम कॉमन नेम, एक वी आर इन सर्च ऑफ कॉमन नेम फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट नाम हम लोग सजेस्ट करते हैं इसलिए कि स्टूडेंट नाम से हमको लगता है कि जितने तरह के स्टूडेंट हैं, ऑल स्टूडेंट कम्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास। इम्प्लाई लेते हैं तो इम्प्लाई को ये समझ के चलते हैं कि चाहे किसी तरह का इम्प्लाई हो, हर तरह के इम्प्लाई इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो according to this we can just think about now in that particular section in chapter 2 you will get there is two types of diagram, yani class diagram, and why it is very much important because whenever we discuss any types of inheritance or any types of particular structure in which number of classes introduce, ज्यादा क्लास इंट्रोड्यूस होगा तो उस केस में क्लास डायग्राम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नॉट ओनली नंबर ऑफ क्लासेस जहां पर होगा वहां सिंगल क्लास भी आप ले रहे हैं तो you will get the entire structure once the class diagram for the particular object is finalized. So class diagram consists of two sections, that is the object diagram comprises class diagram as well as instance diagram. Now instance is what? Instance is the object of the particular class. तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट के, अब ऑब्जेक्ट डायग्राम इसलिए लिखा गया है क्योंकि we are representing the object through diagram.
ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट हम बाय क्लास कर सकते हैं, बाय इंस्टेंस कर सकते हैं। तो अगर क्लास डायग्राम करते हैं तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर दैट, वी जस्ट डिस्कस दैट वन। तो सर ये क्लास डायग्राम के नीचे क्या लिखे हैं? डेटा, see this is the standard form। ये आपका है डिटेल वन, दिस वन इज द ब्रीफ वन। सर बोलिए। सर क्लास डायग्राम के नीचे क्या लिखे हैं? ये डिटेल है, ये ब्रीफ है, और यहाँ पर आपका डेटा है और दूसरा आपका है फंक्शन। तो कोई भी क्लास अगर हम सोचते हैं तो क्लास बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या है। अब एग्जांपल अगर लीजिए, सपोज स्टूडेंट क्लास आप बना रहे हैं, तो व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स स्टूडेंट, दैट विल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट क्लास। तो दिस इज द ब्रीफ वन, स्टूडेंट क्लास। ये स्टूडेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास है बट व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन और मेथड फॉर दिस क्लास, तो वी जस्ट हैव द डिटेल वन। अंडर डिटेल वन सबसे पहला सेक्शन क्या होगा, दैट इज द क्लास नेम। सेकेंड सेक्शन इज द डेटा। और डेटा आपका, अब जैसे हम स्टूडेंट का डेटा रखना चाहते हैं, उसका आईडी नेम, तो इंट आईडी है ना, सपोज आईडी एक सिंगल रख रहा है, आईडी रख रहा है, एंड इस आईडी को एक्सेस करने के लिए सपोज मेथड ले रहे हैं void in, है ना, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए void show। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इन शो कोई भी नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आईडी आपका हो गया डेटा, ये हो गया आपका फंक्शन। दैट मीन्स ये आपका जो है स्टूडेंट क्लास विथ डेटा एंड फंक्शन। यानी you can also represent this student class along with its data as well as function. So once you have the class diagram, then you are in a position to design the structure for the class. Then data, you already have the concept of data. Whenever आप जब लिखते हैं C का प्रोग्राम या C++ का, लास्ट क्लास भी हम लोग देखे, तो क्लास मोड में हम डेटा क्या करते हैं, क्लास मोड में डेटा को यूज करना होता है। तो यूज कैसे करेंगे, तो यूज करेंगे किसी फंक्शन के या मेथड के थ्रू। तो जो डेटा यहाँ पर है, इस डेटा को हम डायरेक्टली अगर लिख रहे हैं विदाउट क्लास, तो हम जनरल क्या करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन करते हैं और उसको जिस तरह का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है उसके लिए प्रोसेस डिजाइन करते हैं, उस प्रोसेस में डेटा को यूटिलाइज कर लेते हैं। अब उस डेटा का यूज हम क्लास के थ्रू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम में ये तो हो गया आपका क्लास डायग्राम। इसी क्लास डायग्राम के लिए अगर हमको इंस्टेंस डायग्राम देखना हो, तो you can also represent the class diagram through the instance, and we just use rounded rectangular box for the same। पहला चीज तो राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स या ये बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास डायग्राम एंड इंस्टेंस डायग्राम, हियर वी प्लेस क्लास नेम विद इन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर आपका जो क्लास नेम होगा वो पैरेंथेसिस के अंदर होगा। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्टेंस डायग्राम। और इसी को अगर डिटेल करना है, तो डिटेल करने के लिए अगेन यहाँ पर भी इंस्टेंस डायग्राम में भी
we have two sections. First one is the class name, and next is the data, or you can say value. Class name within parenthesis. So example you can take in this manner. Whenever you are taking student class in this manner, अगर parenthesis के अंदर student class ले रहे हैं rectangular box में, तो it is the representation for student class object, है ना? स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को थोड़ा सा डिटेल कर देंगे तो वी जस्ट टेक द वैल्यू फॉर दिस स्टूडेंट क्लास, यानी स्टूडेंट और वैल्यू आईडी के लिए 1001, तो आईडी इज 1, दैट मींस ये आपका वैल्यू फॉर वन ऑब्जेक्ट हो गया. तो दिस इज द इंस्टेंस डायग्राम, यानी इंस्टेंस डायग्राम इज द वेरिएबल ऑफ द पर्टिकुलर क्लास यानी रिप्रेजेंटेशन, एंड क्लास डायग्राम इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन फॉर द क्लास. तो आप पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे हो, सी प्लस प्लस में लिख रहे हो, या जावा में लिख रहे हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर रहे हो, this is the structure we have to use whenever we are in the process to write up the particular program. Now after that we discuss the class mode. Before discussion of the details introductory of the particular language, ये दोनों मोड समझना जरूरी है. इसके बाद जो है आप कोई भी प्रोग्रामिंग का स्टेप बाय स्टेप टूल्स एंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, बाकी आप फ्रेंडली हो जाएगा उस एनवायरनमेंट. तो क्लास मोड में क्या नया आ गया? फंक्शन एक नया आ गया, है ना? जो डायग्रामेटिक आप व्यू देखे इसका, इस डायग्रामेटिक व्यू में क्या था? आईडी यानी वेरिएबल तो हम यूज कर ही रहे थे प्रोग्राम में, अब यहाँ फंक्शन आ गया. दैट्स व्हाई ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इनकैप्सुलेशन. ठीक है, पढ़ लिए होंगे पहले भी, लेकिन यहाँ सी प्लस प्लस में या जावा में हम लोग इनकैप्सुलेशन जो पढ़ते हैं, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है पैकिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट. तो बिकॉज वी आर declaring data as well as function inside the class, so that's why this class supports encapsulation in C++ programming language. तो यहाँ पर भी आपका ये सपोर्ट कर रहा है, कंटिन्यू है. तो अब हमको सपोज करिए कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि क्लास बनाने के लिए आपको कोई भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव. सिंपल, हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि सम ऑफ टू नंबर, टू फाइंड sum of two number. अब ये सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम लोग जनरल क्लास मोड विदाउट क्लास यूज किए थे. अब इसी को अगर क्लास मोड में यूज करना हो, सबसे पहला काम क्या करना होगा? यू हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर, देन आफ्टर यू कैन राइट द प्रोग्राम, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो अब इस स्ट्रक्चर में क्लास में सबसे पहले यू हैव टू think about the name for this class. So to find the sum of two number, you just suggest sum नाम का कोई क्लास बना सकते हैं, because इसका ऑब्जेक्टिव है दो नंबर को सम करना. Now to finalize this objective you need data. First of all you think about data. What types of data you is needed to find out sum of two number? किस तरह का डेटा चाहिए होगा? इसमें दो वेरिएबल चाहिए होगा, सपोज ए बी या पी क्यू कुछ भी. तो ए बी जो भी हम लोग ले रहे हैं, दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर. तो वी जस्ट थिंक अबाउट द डेटा. फर्स्ट वी थिंक अबाउट द क्लास नेम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, देन वी थिंक अबाउट द डेटा, एंड देन वी थिंक अबाउट द फंक्शन. एंड दिस वेरी मच पार्ट इज वेरीज पर्सन टू पर्सन, है ना? ये जो फंक्शन बनाने का प्रोसेस है ये वेरीज करेगा. ये हो सकता है शशि कुछ और बना रहा हो, कोई और स्टूडेंट कोई और बना रहा, आदित्य कुछ और बना रहा हो, ठीक है, प्रिंस कोई और बना रहा हो, क्या नाम है, उत्तम कुमार कुछ और बना रहा हो. तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से ही आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन होता है. यहाँ से मेथड यानी कि यूटिलाइजेशन डिफरेंटली यूज हो सकता है. अगर शशि इसको ऐसा सोच रहा है कि ऐसा एक ही फंक्शन बनाए जिससे हमारा सारा ऑब्जेक्टिव हो जाए, तो सिंगल फंक्शन, जैसे जीरो ऑर्डर फंक्शन सी में आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप, यू जस्ट पेस्ट द इंटायर सेक्शन ऑफ मेन फंक्शन इनटू द यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट इज जीरो ऑर्डर.
आप क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम को पूरा कट करते हैं, आप पेस्ट कर देते हैं और मेन प्रोग्राम में उसको बाय नेम कॉल कर लेते हैं, दैट इज द जीरो लेवल। तो ऐसा शशि सोच रहा है कि इसमें एक ही फंक्शन बनाते हैं void in, और इस void in में ही इन भी कराते हैं, प्रोसेस भी कराते हैं, डिस्प्ले भी कराते हैं। लेकिन उसी समय में उत्तम इसको सोच रहा है कि नहीं, इनपुट कराने के लिए अलग फंक्शन लेंगे, प्रोसेस कराने के लिए अलग फंक्शन लेंगे और रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए अलग फंक्शन लेंगे। मतलब ये ए बी को इनपुट कराने के लिए एक फंक्शन सोचेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कोई भी नाम ले सकता है। ये प्रोसेस यानी दो नंबर को जोड़ने के लिए एक ही लाइन का कोड है, बट ये अलग फंक्शन बनाएगा प्रोसेस कराने के लिए। और व्हाट इज दिस, दिस इज द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ टास्क। अब इसके पर आपका डिपेंड वैरी करेगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ टास्क जितना ज्यादा डिकम्पोज करेंगे तो प्रोग्राम में क्या आसान होगा, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डिबगिंग। तो डिबगिंग इज स्मूथली कंडक्ट व्हेनेवर देयर इज ए प्रॉपर डिकम्पोजिशन अकर इन द प्रोसीजर्स। इफ यू आर doing an entire thing in the same function, then the debugging is a little bit complex, because right now we are discussing to find out the sum of two numbers. This is not the future program. In future, whenever you are going to design any project, then you have to collaborate and coordinate number of procedures in the same segment. तो उस केस में आपको डिबगिंग आसान कब होगा, तो डिकम्पोजिशन ऑफ टास्क करेंगे। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग यू जस्ट मेक इट इन अ हैबिट, इसको हैबिट बना के रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोलिए, ब्लेम कर दीजिए कि 5-6 फंक्शन बनाने की क्या जरूरत था, एक ही में तो हो जाता। तो दैट इज नॉट द वे। 5-6 फंक्शन बनाने का स्ट्रेटजी राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप लेंगे, तभी आगे आप कॉम्प्लेक्स हैंडलिंग कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो व्यू रहेगा शुरू से कि एक ही फंक्शन से हो जाता है, तो क्या जरूरी है 5-6 फंक्शन। लेकिन अब फिर एक और चीज है, कमेंट से क्या यूज होता है। अगेन यू जस्ट इनहांस द फीचर्स, प्रॉपर्टी अपने आप में एक तरह का कैपेबिलिटी, ये भी इनहांस करिए। यूज मैक्सिमम कमेंट इन योर प्रोग्राम। आपका पूरा प्रोग्राम कमेंटिंग होना चाहिए, कहीं भी सिंपल भी है, हाँ वहां पर राइट कमेंट लिखिए, ए बी इज फॉर दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ए प्लस बी टू ऐड टू नंबर, ताकि आप कमेंट लिखने के लिए हैबिचुएटेड रहिए। ये क्या होता है, कोई सोचते हैं कि ऊपर में केवल ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, कमेंट में हो गया, बट यूज कमेंट इनसाइड एनीवेयर व्हेनेवर यू थिंक दैट देयर इज नीड ऑफ कमेंट। कमेंट जहां डालने की जरूरत है उसको लिखिए, क्योंकि जब सोर्स कोड शेयरिंग होता है तो वहां कमेंट से ही कोई आपके प्रोग्राम को समझ पाता है। अदरवाइज आपके प्रोग्राम को आप लॉजिक लिखें, आप समझेंगे, आप किसी का कंटेंट अगर डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलेगा सोर्स कोड, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये पी क्यू है। पी क्यू का काम वो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लिया है कि दो नंबर को जोड़ने के लिए लिया है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, वो तो आपको फार्मूला जब समझ में आएगा तब पकड़ पाइएगा। तो कमेंट का वहां पर इंक्लूजन होना जरूरी है। तो ये डिकम्पोजिशन समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं। अब आगे इसलिए हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं करिएगा जब हम नंबर ऑफ डिकम्पोजिशन करेंगे, और अगर आप में से भी कोई कर रहा होगा तो उसको भी क्वेश्चन रेज नहीं करिएगा, व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो ये है, एक ही फंक्शन से काम चल सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनपुट के लिए एक फंक्शन बना दिया void in। अब ये इन आउट कुछ भी नाम ले सकते हैं। प्रोसेस के लिए बना दिए void सपोज ग्रो, ठीक है ना। रिजल्ट के लिए आप बना दिए void रिजल्ट। इसमें कर हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि यहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन जा रहा है, यहाँ पर आपका जा रहा है ये सेक्शन, सी आउट इंटर नंबर। ये जो आप सेक्शन वहां लिखे थे, और यहाँ पर सी इन जा रहा है, ए और बी, क्योंकि ए और बी दो वैल्यू लिए हैं। तो ये void in में ये दो लाइन आपको जोड़ना है। व्हाट अबाउट दिस void प्रोसेस में, यू हैव टू इंट्रोड्यूस प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए हो सकता है कि आप तीसरा वेरिएबल लें, क्योंकि आपको ये तीसरा रिजल्ट भी लिखना है। तो एक और इसमें आप सी नाम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वेरिएबल बढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो c इक्वल टू ए प्लस बी, ये समझना जरूरी है कि ये ब्रेकअप क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो c इक्वल टू ए प्लस बी आपका प्रोसेस है, ये केवल c में वैल्यू को स्टोर करेगा। और तीसरा
यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो ये सेक्शन यहाँ पर डाल देंगे, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए प्लस, नॉट ए प्लस बी, सी प्लस सी, यहाँ पर सी कर देंगे तो सी, और ये आपका सेक्शन हो जाएगा रिजल्ट का। बस काम केवल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी जहां जहां जो काम एक साथ कर रहे थे विदाउट क्लास, क्लास में एक साथ नहीं करके ये, तो ये क्लास डायग्राम बनाने से आपको इंटायर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब जो क्लास का सिंटेक्स है वो समझिए। क्लास का जो सिंटेक्स है इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर सिंटेक्स। तो जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, क्लास में क्लास कीवर्ड होता है। अब ये क्लास डायग्राम में आप नाम बना लिए, सम नाम हो गया, तो वहां स्ट्रक्चर का नाम देते थे या क्लास का नाम, फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। इसमें आप इंट ए बी लिए सी, और इसमें आप ले रहे हैं void इन, सपोज इसके जगह हम लोग ये तीनों को यूज कर लिए तो प्रो, और इसको भी लिख देते हैं res, ठीक है ना। इन से भी काम हो जाएगा आपका। इन में क्या करेंगे, ये सारा चारों स्टेप एक ही में लिख देंगे इन फंक्शन के अंदर। तो एक बार ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा void pro, और एक हो गया void check। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप क्वेश्चन आया, अब आप ऑलरेडी पढ़े हैं एक लैंग्वेज पाइथन, एक्सेस स्पेसिफायर। हाँ, यहाँ पर अब एक रोल प्ले होगा एक्सेस स्पेसिफायर का। तो तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर यूज होता है इसमें, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल। प्रोटेक्टेड। अब ये कौन बताएंगे कि स्ट्रक्चर का मेंबर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वहां पर कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं होता है सी में, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है या प्रोटेक्टेड होता है? एनीवन ऑनलाइन में कोई बताइए क्या होता है? स्ट्रक्चर वाला तो प्राइवेट होना चाहिए। प्राइवेट होना कैसे चाहिए? प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। प्राइवेट क्यों होगा? आप स्ट्रक्चर के होना चाहिए की बात नहीं कीजिए, आप यूज कर चुके हैं। स्ट्रक्चर का मेंबर पब्लिक इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रक्चर के बाहर वो डायरेक्ट आप एक्सेस कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू आप स्ट्रक्चर मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं कि नहीं, बट यहाँ ऐसा प्रोविजन नहीं है। क्लास का जो मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एनी एक्सेस स्पेयर, देन बाय डिफॉल्ट इट इज प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास, and there is no provision to access the private member of the class outside of the class in any way। किसी तरह से भी आप प्राइवेट मेंबर को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। then question arise, तब then how we can access? तो अब यहाँ पर देख लीजिए, if you have single class, है ना, if there is single class, then यहाँ एक और चीज समझना है, क्यों पब्लिक, इसलिए पब्लिक, ये पॉइंट समझना जरूरी है। इफ देयर इज सिंगल क्लास देन बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सर आपका माइक ऑफ है। अरे यस इफ देयर इज सिंगल क्लास, तो आप एक से अधिक क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो अगर सिंगल क्लास है, क्योंकि सम को के लिए हमको दो क्लास का जरूरत अभी नहीं है, तो सम फंक्शन सम के लिए जो क्लास बना रहे हैं दो नंबर को जोड़ने के लिए, यहाँ पर एक ही क्लास से काम हो रहा है। तो अगर आप सिंगल क्लास हैंडल कर रहे हैं प्रोग्राम में, then both private and protected acts in a similar way। that means जो नेचर आपका प्राइवेट का है वही प्रोटेक्टेड का भी होगा।
दैट मीन्स अगर आप वेरिएबल को, एट्रीब्यूट्स को, डेटा को प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर के अंदर भी लिखेंगे तब भी वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा. बट whenever there is more than one class, then protected members of class have privileged to access directly outside of class, outside of the class. That means कि ड्यूरिंग इनहेरिटेंस आप बोल सकते हैं, आप इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास. तो जब मल्टीपल क्लास की बात आएगी इसका मतलब इनहेरिटेंस का रीयूजेबिलिटी पार्ट आ गया. तो ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के समय में प्रोटेक्टेड मेंबर जो है ये इसका प्रिविलेज सेटिंग कुछ चेंज हो जाता है प्राइवेट से. Private never participate in inheritance, but protected member either become the protected or private member of the derived class. तो जो न्यू क्लास बनने जा रहा है उसका ये प्रोटेक्टेड मेंबर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर बनता है डिराइव्ड क्लास का, तो उसके मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल हो जाता है. अब इस दोनों पॉइंट को समझने के बाद तीसरा ऑप्शन आता है, देन व्हाट इज द प्रोविजन टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ द क्लास. तो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करने के लिए व्हेनेवर वी हैव अ सिंगल क्लास, अगर सिंगल क्लास होगा तो उस क्लास के डेटा को आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के मेंबर को आप डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ यूज कर लेते हैं. यहाँ पर ऐसा प्रोविजन है नहीं. तब यहाँ पर किसका बात आता है, देन देयर इज ए नीड ऑफ पब्लिक. तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड समझ में आ गया, इसका स्कोप क्या है. प्राइवेट प्रोटेक्टेड का अगर सिंगल क्लास लेते हैं तो प्रोटेक्टेड का काम क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा. अगर प्राइवेट लिख देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. बाकी दोनों का फीचर सेम होगा अगर सिंगल क्लास है. तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सेस फायर. ये पब्लिक एक्सेस फायर इंक्लूड करने का रीजन क्या है समझ में आ रहा होगा. ये रीजन इसलिए है कि जो भी यहाँ पर प्रोसेस यानी कि मेथड जो फंक्शन लिखा गया है, इस मेथड के थ्रू इनडायरेक्टली आपका एबीसी यूज होगा, डायरेक्टली यूज एबीसी नहीं होगा. दैट मींस इस क्लास सम का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली एबीसी में को इनिशियलाइज नहीं कर सकता है, जैसे आप स्ट्रक्चर में कर लेते हैं. स्ट्रक्चर में मान लेते हैं आईडी और नेम है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ s.id s.name आप इनिशियलाइज कर देते थे ना, s.id इक्वल टू 1001, s.name कोई स्ट्रिंग डबल कोट में डाल दिए xyz. लेकिन ये यहाँ नहीं होगा. तो अब ये जो प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड के लिए और प्राइवेट के लिए क्या डिफरेंस है, तो प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हेनेवर वी हैव अ सिंगल क्लास. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. देन जो मेन होगा, ये मेन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो क्लास एक डेटा टाइप है जैसे स्ट्रक्चर आपका डेटा टाइप है, तो इस नाम को ही यूज करेंगे, सम नाम को यूज करेंगे एज ए क्लास डेटा टाइप. और व्हाटएवर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज पी नाम का एक ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए, तो पी नाम के ऑब्जेक्ट के साथ यू हैव टू कॉल ऑल, यानी पी डॉट इन, पी डॉट रो, एंड आप अलग अलग लाइन में लिखिएगा p डॉट रिजल्ट एंड देन सेमीकोलन. अगर टर्बो C++ या बोल्डन C++ कंपाइलर नहीं यूज कर रहे होंगे तो यहाँ वॉइड की जगह इंट यूज करेंगे, और चूंकि इंट यूज कर रहा है तो रिटर्न यूज करेंगे. तो आई थिंक कि व्हेनेवर यू आर इन द प्रोसेस टू राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग क्लास बेस्ड, वी जस्ट डिस्कस दैट वन. डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा कि क्लास में क्या करना है. बाकी जो क्लास का जो फीचर्स है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो वी जस्ट राइट stream now. First of all we design the class, so there is a some name class. So according to that class diagram हम लोग सोच रहे हैं. तो ये प्रोग्राम लिखने से पहले जैसे आप एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखते हैं,
क्लास डायग्राम अगर बना लेते हैं तो इट इज लिटिल बिट इजी फॉर यू टू राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखना आपके लिए आसान होगा। दूसरा, इन एग्जामिनेशन ऑल्सो यू डू दिस वन टू चेंज योर आंसर विद द रेगुलर आंसर। अलग आंसर आपको लिखना है तो यूज क्लास डायग्राम, है ना। आप जब C++ में कोई कोड आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आता है क्लास को बेस करके, क्योंकि एग्जाम में प्रोग्राम में ऐसा लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि यूज क्लास, तो आइदर यू कैन यूज क्लास और विदाउट क्लास मैंडेटरी। अब इनहेरिटेंस का कोई प्रोग्राम होगा तब तो मैंडेटरी हो जाए क्लास यूज करना। अदर देन इनहेरिटेंस कोई प्रोग्राम होगा तो विदाउट यूजिंग क्लास यू कैन राइट द प्रोग्राम इन द पर्टिकुलर विदाउट क्लास मोड। तो अगर क्लास मैंडेटरी होगा तो उस केस में यू जस्ट डू दैट, बिकॉज इनहेरिटेंस में तो इट विल गिव प्रॉपर असिस्टेंस टू यू। once the class diagram you have, you are in a position to design any independent and dependent classes। उस क्लास डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। जैसे BCA इज द कोर्स और BCA इज कंप्राइज्ड इनटू 6 सेमेस्टर, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो BCA का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो आपको समझ में आएगा ना क्लास डायग्राम से कि BCA एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, जिस इंडिपेंडेंट क्लास से 6 डिपेंडेंट क्लास बनेगा। तो ये 6 डिपेंडेंट क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम दैट बेस क्लास। तो इट इज वेरी मच इजी टू यू टू फाइनलाइज द इनहेरिटेंस जॉब। इनहेरिटेंस जॉब भी आपको पूरा करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपली वी जस्ट राइट इन, जैसे आप सी में लिख रहे थे प्रोग्राम, तो सी में भी आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते थे बिफोर मेन ऑन आफ्टर मेन। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन विदाउट डेफिनेशन, वो चीज यहाँ भी है। क्लास के अंदर डिक्लेरेशन डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो अभी हम लोग इनसाइड ही करेंगे, जब क्लास डिस्कस करेंगे तब वहां पर इनसाइड आउटसाइड दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली वी जस्ट पेस्ट you can do with single function also। Add like you terminate the structure, you just terminate the class also, and here we just take the object for this class, suppose P, take any name, obj, anything, so P dot in first function calling, here ABC is private, अगर आप ये काम इन के अंदर किए रहते तो एक बार फंक्शन कॉल होता। फर्स्ट टाइम इन कॉल होगा, C इक्वल टू A प्लस बी इंटरनली हुआ, और तीसरा जो फंक्शन है उसमें हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं। तो सम ऑफ 12 and 34 is that
So that is the difference between the class mode and the general mode of writing. अब यहाँ पर वेरिएशंस आपका हो सकता है कि फंक्शन आप ज़्यादा कम लें, ठीक है ना? तो just you initiate that sort of practice also, because when we discuss constructor, destructor, inheritance, then the features of the class will be introduced. Simply you can write any program using class, ठीक है ना? तो वहाँ पर only you have to take decision about the data and function. From next class we just initiate the object-oriented programming features first, and then we discuss the C++ introduction. तो उसके पहले 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, है ना? जहाँ पर मेजर है, पहला OMT जो दिए हैं PDF, और PDF के बाद जो दूसरा सेक्शन है जिसमें मेजर डिफरेंसेस जो अभी हम लोग बताए, ये सारा उसमें दिया हुआ है. जहाँ से डाउट होगा उसको एक बार फिर से इनिशिएट. सर